28 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उन सभी को एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन जैसा हमने देखा 28 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, संख्याओं का चेंज होगा, लेकिन जो क्वेश्चन लेवल था वो लगभग दोनों पेपरों का यहाँ पे तुम्हें बराबर सही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा अंतर तुम्हें देखने को यहाँ पे मिलने का। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 से वहां पे भी स्टार्ट हुई थी बात, और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट हुई थी बात। तो 39वां क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का मैच है और लेस है, क्रम से 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात की। तो ऐसा क्वेश्चन वहां पे भी आया था। वहां पे भी हमने क्या बताया था कि भाई इसे आप ऑप्शन से लेंगे, इसे आप ऑप्शन से लेंगे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब एलसीएम दिया है 72, एलसीएम दिया है 72 और एचसीएफ दिया है 2, एचसीएफ दिया है 2। इसका मतलब 72 की मैं अगर 2 में गुणा करूं, 72 की मैं 2 में गुणा करूं तो आऊंगा 144। ठीक है, अब ऑप्शन से बात करेंगे। पहली जो संख्या है वो पहले ऑप्शन में दी इसने 4। अब जो बड़ी संख्या वो बन कैसे रही वो देखो। उसने कहा बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, इसके दुगने से 2 अधिक। इसका मतलब 4 का दुगना करो 8 और 8 में 2 जोड़ दो 10 और 10 चौक हो 40, आना चाहिए 72 दूनी 144। तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ये तो कैसे भी नहीं पहुंच सकता, ये लुढ़कता पुढ़कता कैसे भी नहीं पहुंच सकता। दूसरा है बी ऑप्शन में देखिए 6 है संख्या, 6 है, तो उसने कहा दुगुना करो, संख्या का दुगुना करो और उसमें 2 जोड़ दो, बड़ी संख्या मिल जाएगी। 6 दूनी 12 और 2 14, और 14 छिको में भैया 84, और यहां है 72 दूनी 144। तो बात यो भी नहीं बन रही सही, बात भैया यो भी नहीं सही बन रही। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलें, वो है 8, वो है 8। तो 8 का दुगुना करो 8 दूनी 16, 8 का दुगुना करो 8 दूनी 16 और उसमें 2 जोड़ दो, 16 और 2 18, 16 और 2 18, और 18 8 144 हुए हैं, और 72 दूनी भी 144 हुए हैं। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बात बिल्कुल समझ में आई होगी, और अगर सही आई है समझ में बात तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ अब बढ़ रहे हैं। क्या भाई? यदि 4/5 का अनुपात 12/10 है, समानुपात x/6 है का अनुपात 9/2 है, तो x का मान बताना। उसने कहा 4/5 का अनुपात है 12/10 से, जो अनुपात समानुपात वही अनुपात होना चाहिए x/6 का 9/2 से, x/6 का 9/2 से। जब समानुपात का इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो, जब समानुपात का इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो, तो एक बात ध्यान रखनी कि बाहर बाहर वालों गुणा, अंदर अंदर वालों गुणा। बाहर वाले कौन से हैं? ये वाले हैं, ये मेहमान हैं, ये घर के हैं, ये अंदर वाले हैं। ठीक है, ये अंदर वाले हैं। ठीक है जी, तो इनकी गुणा कर लो। लिखा हमने 12 गुणा वो 12/10 गुणा x/6 और बराबर 4/5 गुणा 9/2। तो 5 दूनी 10, ये तो खत्म ही करी कहानी हमने। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। तो बड़ी ही आसानी के साथ x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 18। तो इसका उत्तर भी 18 ही है। और कितना आसान है अगर हमें यो बात पता है कि बाहर बाहर वालों गुणा होनी, अंदर अंदर वालों गुणा। अगर अंदर वालों गुणा बाहर वालों से कर दी तो पता तुम्हें क्या सत्यानाश हो जाएगा इसका, तो इस बात का ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करेंगे, क्योंकि जो 41वां क्वेश्चन है वो है रीजनिंग का, वो हमने छोड़ दिया अभी। एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपये 53 पैसे की राशि है, 67 रुपये 14 पैसे उसने जमा करे और 70 रुपये 16 पैसे उसने निकाल लिए। शेष राशि बतानी, शेष राशि बतानी। अब बताओ इससे आसान क्या हो सके कि उसने तुम्हारे से किसी सूत्र की बात नहीं करी, जो तुम्हारी जेब में पैसे या खाते में पैसे उन्हीं की बात कर रहा। खाते में 90 रुपये 53 पैसे हैं इसके स्टार्टिंग में, इसने कमाई करी तो 67 रुपये 14 पैसे डाल दिए, जरूरत पड़ी तो 70 रुपये 16 पैसे निकाल लिए। तो अब शेष बताने, अब शेष बताने इसमें कितना होगा? जोड़ दो भाई, 4 और 3 7, 5 और 1 6, 7 जू का 2, 9 और 6 15, और माइनस कर दो 70.16।
कितना आया, 7 में 6 गए 1, 6 में से 1 गए 5, 7 जू का 2 और 15 में 7 गए 8। तो कुल मिला के 87 रुपये 51 पैसे जो हैं वो बैलेंस बच गया, वो शेष बच गया। अब बात करें 43वां क्वेश्चन रीजनिंग का, क्या बिल्कुल रीजनिंग का, तो इसे छोड़ देंगे हम और बढ़ेंगे हम 44 की तरफ। 44 की तरफ क्या है भैया, ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये है। साधारण ब्याज 440 है। देखो SI बराबर हुआ है PRT, SI बराबर हुआ है PRT बटे 100, SI बराबर हुआ है PRT बटे 100। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R का मतलब रेट मतलब दर और T का मतलब समय होता है, टाइम मतलब समय। तो यहां पे जो चीज दे रखी है वो लिख दो, ब्याज दिया 440, मूलधन 1000 रुपये दे दिया, दर निकलवा रहा है और समय दे दिया 5 साल और बटे हो गया भाई 100। 2 जीरो 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, कुल मिलाकर बात ही क्या कर रहा, बात ये कर रहा कि 44 को 5 से भाग दो और उत्तर पाओ। 5 अठे 40 और 5 अठे 40, तो जो दर आई वो 8.8% वार्षिक है। क्वेश्चन नंबर 45 की करेंगे बात भाई, क्या है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात करना। क्षेत्रफल दे रखा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल लगाऊंगा मैं। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, आयत का क्षेत्रफल दे रखा 768 मीटर, 768 वर्ग मीटर है वो, ठीक है। जैसे इसने मीटर लिखा, कभी मीटर में नहीं आने का, वो गलत छपा हुआ है यहाँ पर। मीटर की घात 2 आएगा या वर्ग मीटर आएगा, मात्रक से पता लगेगा कि क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, या तो इसे घात 2 लगानी पड़ेगी मीटर की, या इससे पहले वर्ग लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसने कहा कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है। यो है LB, वो है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 768 है, चौड़ाई से लंबाई 3 गुनी है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया भैया, 3 से काट दिया हमने, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 6 18, बी स्क्वायर बराबर 256 किसका वर्ग है, 16 का। 256 किसका वर्ग है, 16 का। इसका मतलब भाई बी की बात करूं तो 16 मीटर है, अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो वो कितने मीटर है, 16 मीटर है। अब अगर लंबाई की बात करूं तो वो 3 गुनी इससे, वो है 3 गुनी, तो 16 तिया 48 मीटर है भाई, वो है 16 तिया 48 मीटर। हमें चाहिए आयत का परिमाप, हमें चाहिए आयत का परिमाप, हमें चाहिए आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होगा भैया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई है 48 और चौड़ाई है 16, लंबाई है 48 और चौड़ाई है 16, तो 16 और 48 64 और 64 दुनिया हो गए 128 और यो मीटर में यहाँ होगा। जो परिमाप है इसमें कोई दूसरी चीज नहीं लगने की, घात 2 नहीं लगने की, घात 3 नहीं लगने की, डायरेक्ट जो है ये मीटर ही लिखा जाए। अब बात आई क्वेश्चन नंबर 46, बात आई क्वेश्चन नंबर 46। उसने कहा 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर है, B 10वें स्थान पर है और C इकाई स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में लिखा गया है तथा इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया है। परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो 7, 11 और 13 का एलसीएम, 7, 11, 13 का एलसीएम देखो, 7, 11 और 13 से कटने वाली संख्या देख लो, 7, 11, 13 से कटने वाली संख्या देख लो, या तो इनकी गुणा कर लो और थोड़ा बहुत जहां इतना जीके के क्वेश्चन याद करें, एक आधा मैथ का भी याद कर ले, कुछ बिगड़ता नहीं। तो 7, 11 और 13 से जो कटने वाली संख्या है वो 1001 है, 1001 है, वो क्या है, 1001 है। अगर मैं इनकी गुणा करूं तो वो क्या होगी, 1001 होगी। कई बार पूछ लिया वो, कई बार ये क्वेश्चन में से पूछा गया कि 1001 निम्न में से किससे विभाजित है, निम्न में से किससे विभाजित है। क्वेश्चन अलग से लिख दिया मैंने, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, तो 1001 निम्न में से किससे विभाजित है, किससे विभाजित है,
किससे विभाजित है। अब ऑप्शन देखो क्या देता है, ऑप्शन देखो क्या देता है। ऑप्शन दे रहा वो, ए ऑप्शन दे रहा 7, बी ऑप्शन दे रहा कितना 11, सी ऑप्शन दे रहा 13 और डी ऑप्शन दे रहा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें भी क्या लिखेगा, केवल एक शब्द लगा हुआ, केवल 7 से, केवल 7 से, केवल 11 से, केवल 11 से, केवल 13 से, केवल 13 से, ये ऑप्शन आ गया भैया। तो क्या हम निशान लगावे 7 पे, क्या हम निशान लगावे 11 पे, क्या हम निशान लगावे 13 पे, या इनमें से कोई नहीं पे लगावे। तो इसका जो उत्तर बनेगा भाई वो बनेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों बनेगा, क्यों उसने कहा केवल 7 से, ना ऐसा तो है ही नहीं। 11 से कटोगे 11 से भी कट जाएगा, 11 99, 1 बचा, 11 कम 11 कट गया। 13 से कटोगे कट जाएगा, 13 सत्ते 91, 9 बचा, 13 सत्ते 91 कट गया। उन्होंने कहा केवल 11 से, 7 से भी कटोगे कट जाएगा, 7 से भी कटोगे तो कट जाएगा, क्योंकि 7 कम 7, 3 बचे 30 हुए, 7 चौक 28, 2 बचे और 7 तिया 21, 7 से भी कट गया। 13 से केवल कह रहा 13 से, ना जी 7 से भी कट रहा, 11 से भी कट रहा, 13 से भी कट रहा, वो इसने ऑप्शन नहीं दिया। या वो ऐसे भी दे सके कि पहले ऑप्शन में क्या है 7, दूसरे ऑप्शन में क्या है 11, तीसरे ऑप्शन में क्या है 13 और चौथे ऑप्शन में क्या है ये सभी। तो ये बिल्कुल अब क्या सही हो जाएगा, ये अब इस कंडीशन में ये उत्तर सही है, इस कंडीशन में ये उत्तर सही है। तो दोनों ही कंडीशन में एक चीज ध्यान रखो, ऑप्शन डी याद रखो, ऑप्शन डी याद रखो। लेकिन अब थोड़ा सा तेज होता जा रहा है, ठीक है। पहले तो कह रहा था उपरोक्त सभी या ये सभी, अब ये क्या जो वो थोड़ा सा बदलता है, वो पहले में रखता है इस वाली चीज को, आगे के सभी, ठीक है, आगे के सभी जितने भी ऑप्शन है उनसे कटेगा। या इनमें से कोई नहीं का मतलब जो वो रखेगा जो आगे ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई नहीं, इस तरह से भी चेंज कर सके। तो तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखना, या तो उत्तर यो मिलेगा या यो मिलेगा, इन तीनों में से कोई भी इकलौता नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब उसने जो दे रखा वो दे रखा ए बी सी को अगर हम भाग करें किससे 1001 से, तो क्या बचेगा भाई, जब भाग करेंगे तो वही आओगा एबीसी आओगा। एबीसी किस में गुणा करो, एबीसी आ गया, 2 जीरो खत्म, एबीसी के 1 में गुणा करो फिर एबीसी आ गया, भाग करके देखोगे तब भी आओगा। अच्छा, कई बार वो ऐसे भी दे सके, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और भी पूछ सके। क्या उसने कहा एबीसी संख्या किससे विभाजित होगी, एबीसी संख्या किससे विभाजित होगी, वो संख्या देगा तुम्हें, वो दे देगा 10 से, 11 से, 101 से, 1001 से। तो 1001 से आओगे उत्तर, तो अब तो तुम्हारे सामने है, लेकिन आओगे कैसे वो देखो। इन संख्याओं के जोड़े बना लो, इन संख्याओं के क्या बना लो, जोड़े, और जोड़े बने दो, जितने जोड़े बने उतने एक लिखने हैं, जितने जोड़े बने उतने क्या लिखने, एक। और एक जोड़े में कितनी संख्याएं हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3, एक जोड़े में कितनी संख्याएं हैं, 3। उससे एक कम जीरो इसके बीच में लगानी है, उससे एक कम जीरो कितनी होगा, 2। तो 1001 से कटे। तो इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सके, जरूरी नहीं इसी तरह से पूछे। अगर दूसरी तरह से पूछ रहे तो भी हमें जवाब देना, तीसरी तरीके से पूछ रहा तो भी हमें जवाब देना, हम हर तरह से जवाब देने को तैयार। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें भाई, क्या है, 3 साझेदार एबीसी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये है तो कुल लाभ बताना है। देखो ए, बी और सी 3 आदमी थे और इनका जो लाभ रहा वो 2, 3 और 4 के अनुपात में रहा। अब एक तीसरा आदमी आया डी, जिसने क्या करा, जो लाभ लिया वो ए और सी को जो मिला उसका आधा लिया। अब ए को मिले 2 रुपए और सी को मिले 4 रुपए, तो 2 और 4 हो गए 6, और 6 का आधा हुआ 3, 6 का आधा हुआ 3, तो 3 ही बराबर किसके हैं, 100। 3 ही बराबर किसके हैं, 100, क्योंकि उसने डी की वैल्यू जो दी है वो 100 रुपए दी, जो डी को मिले वो 100 रुपए मिले। अब वो पूछा टोटल कितने, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 बराबर किसका आ जाएगा भैया, कुल के। 9 बराबर किसका आ जाएगा, कुल के। तो 3 3 9 हुए,
तो कुल की अगर मैं बात करूं तो 300 रुपये आ गया। कुल की मैं बात करूं 300 रुपये आ गया। यूपी पुलिस 2019 में है, ये क्वेश्चन आया। कई बार तो हम पढ़ के ही छोड़ दें, भयंकर सा लग रहा देखने में, करेंगे तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इसे करने बैठ गए तो कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगर हमने थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाया, पता लगा 4 लाइन का क्वेश्चन है, क्यों नहीं होने का हमारे पास, आधे तो नहीं छोड़ दें। पढ़ना तो बाद की बात है, 4-5 लाइन मारा भाई, यो तो छोड़ दो। हमारा तो हिसाब जो है 1 लाइन वाला क्वेश्चन करने वाला है, और 1 लाइन में आ नहीं रहा, ये 4 लाइन का क्वेश्चन है, इसे छोड़ दो, घर जाकर देखेंगे इसे। घर जाके देखा तो मत्थे में हाथ मारा, ये तो इससे आसान तो कोई क्वेश्चन पूरी पेपर में नहीं था, इसे ही छोड़ आए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2.5 नंबर क्वेश्चन, जितने का भी आवे, बड़ी दिक्कत हो है। एक क्वेश्चन तुम्हें कई लाख बच्चों से आगे और कई लाख बच्चों से पीछे कर सके, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 फिर रीजनिंग का है, तो अब 49वां देखेंगे हम। उसने कहा एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ लेना। तो पहले औसत लागत मूल्य तो निकाल लो, मतलब औसत लागत निकालनी है हमें, औसत लागत निकालनी, औसत लागत मूल्य निकालना। क्या करेंगे, क्या करेंगे, 10 रुपए के हिसाब से 7 वस्तुएं खरीदी तो 10 गुणा 7 कर देंगे। 11 रुपए के हिसाब से 9 वस्तुएं खरीदी तो 11 गुणा 9 करेंगे। 15 रुपए के हिसाब से 14 वस्तुएं खरीदी तो 15 गुणा 14 करेंगे। और बटे में टोटल वस्तुएं लेनी, ना कि रुपए। बटे में टोटल जितनी वस्तुएं हैं वो लेनी। तो वस्तुएं हैं पहले में 7 है, फिर 9 है और फिर 14 है, ठीक है। तो 7 और 9 16 और 14 हो गया 30। 7 और 9 16 और 14 हो गया 30, ठीक है। अभी आ गया भैया 70, यह आ गया 99, ठीक है। 15 चौका 60, हासिल कुछ है, 15 कम 15 15 और 6 21। अब इन्हें जोड़ दो, जोड़ दो भैया, 9 आया, 9 और 1 10 और 7 17 का 7 का हासिल को 1 1 2 3, ठीक है भैया। तो कुल मिला के ये आ गया आपका औसत, कितना आ गया भैया, ये आ गया औसत मूल्य। लेकिन इस पर चाहिए था इसे 20% लाभ, इस पर 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना। तो क्या करेंगे, इसमें जो गुणा कर देंगे हम, इसमें जो गुणा कर देंगे 120/100 की कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे 120/100 की गुणा कर देंगे। 30 चौका 120, 25 चौका 100, ठीक है जी। 25 से भाग करो, 379 को 25 से डिवाइड कर दो, तो 25 ही कम 25 बचे 12 और 25 पंजे 125 बचे 4 और 25 ही कम 25 बचे 15 और 25 छिक्का हो गया 150। तो कुल मिला के जो आ गया वो 15 रुपये 16 पैसे जो है वो औसत विक्रय मूल्य आ गया। कितना भैया, 15 रुपये 16। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें भाई, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू कर दी जाती हैं। तो छूट, दो लगातार छूट कह दे या कर्मागत बट्टा कह दे, कर्मागत छूट कह दे, कर्मागत बट्टे वाला क्वेश्चन हो गया वो। कर्मागत का मतलब लगातार। तो 100 रुपए की चीज में पहले 20 रुपए की छूट दी तो वो 80/100 होगी, फिर 10 रुपए की छूट दी तो 90/100 होगी। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से यहां भी 2 जीरो गई, 9 8 72 हुए। 100 रुपए का माल 72 रुपए में जा रहा, इसका मतलब 28% की छूट दे रहा, इसका मतलब 28% की वो छूट दे रहा, ठीक है। तो यो अगर हमें दो छूट ना देवे, एक 20% की एक 10% की छूट ना देवे, हमें खाली 28% की छूट देते तो बात बन जाएगी। लेकिन दुकानदार बड़ा तेज हो है, वो पहले 20% की छूट दे रहा, फिर क्या 10% की और दे रहा, तुम्हें क्या समझा रहा, 20 और 10 30 हो में 30% की छूट कर दी, और अंदर खाने उसने कितने करी, 28% की, पता हो सके। लेकिन तुम्हें नहीं पता लगाने दे रहा और अपने आप जो है वो 2% एक्स्ट्रा ले रहा। तो इस बात का ध्यान रखना, जब कहीं दुकान पर जाओ तो उसे एक्स्ट्रा नहीं देना, हिसाब निकाल लो। मैं ही गया एक बार, तो उसने कहा कि यो
माल जितने का बताया उस पर पहले उसने छूट दी 50%। मैं नहीं बन रही भाई बात, तो उन्होंने कहा 10% की और दे राजी। तो उसने क्या करा, जो 50% हो लिया था उस पर 10% लगा दिया उसने, है। तो उन्होंने कहा जो 60% की छूट होगी, इससे ज्यादा मैं देने का नहीं। मैंने कहा मैं पढ़ाऊं गणित, है, अगर तू 50 और 10 कह रहा तो मैं 60% डायरेक्ट निकालना, मैं निकाल रहा। अगर तेरे पर निकालना ना आता हो तो मैं निकाल रहा, तो इतने में नो ना जी, और तो हमारा पागल मत बनाओ, है। हम सब जानते हैं वो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, है। तुम जो है हमें 10% एक्स्ट्रा दिखा रहे, यो नहीं है, यो नहीं है। अब वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था 100। अब मैंने जो उसे बताया भाई इतने % की छूट दे रहा तू, कैसे 100 गुणा 50/100 और गुणा 90/100, तो 2 0 कोई 2 0 कोई 9×5 = 45। वो जो हमें 60% की दिखा रहा वो 55% की छूट दे रहा, ठीक है। मैं 55% नहीं, बात तय हुई 60% का, तो 60% दो, जो 100 का माल है वो 40 में जाएगा। अब तुम क्या कर रहे हो, 100 का माल हमें अभी भी 45 में बैठ रहे और कह रहे 60% की छूट, तो ये बात नहीं चलने की। तो गणित वालों से थोड़ा सा दुकान वाले भी बच कर रहना है। 51वां देखो क्या है, ए और बी 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिन में कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिन में कर सकते हैं, तीनों कितने दिन में करेंगे। ए और बी ने करा 12 दिन में, बी और सी ने करा 16 दिन में, ए और सी ने करा वो 24 दिन में। तीनों से काम कराना, तीनों से काम कराना, तो 12, 16 और 24 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आया 48 आया भाई, 48 आया, 48 आया। तो 12 चौक 48 हो में, 16 तिया 48 हो में और 24 दूनी 48 हो। 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। अब हमें निकालना ए प्लस बी प्लस सी का हिसाब किताब निकालना। काम कितने हैं 48, काम कितने हैं 48, लेकिन इसमें 2 की गुणा सबसे पहले कर दो, 2 की गुणा सबसे पहले कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि भैया 2 तो ए हो रहे, 2 ही बी काम कर रहे और 2 ही कर रहे सी काम। अब क्या एक का काम नहीं कर रहे हैं, ना एक ए है ना एक बी है ना एक सी है, 2 ए है, 2 जगह काम कर रहा है, 2 जगह बी काम कर रहा है और 2 जगह सी काम कर रहा है, तो काम डबल करेंगे। और कार्य क्षमता 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। तो 3 से काट दो, 3 तिया 9, 16 तिया 48, 16 दूनी 32/3, तो ये आ गया 10.6, ठीक है जी। पॉइंट के बाद कितने अंकों तक दे रहा है देख लो बस। पॉइंट के बाद क्वेश्चन नंबर है भैया 51, 2 अंकों तक दे रहा, तो 6 7 लिख दो, ठीक है। वैसे यहीं पे इसने पॉइंटों में दिया, लेकिन मोस्टली 90% क्वेश्चनों में दिन जो है कभी पॉइंटों में देता, वो सही में देवा है। इसका जो आंसर आना चाहिए था सही में 10 सही 2/3, वो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन इसने 10.67 दिन दे दिया। कोई बात नहीं, किताबों में ऐसा पॉइंटों में दिन की संख्या पॉइंटों में बहुत कम देखने को मिलेगी। ये पेपर में घुमाने के लिए कुछ चीजें दी जाना है, तो उसी का एक हिस्सा है। चाहे तो ये 10 सही 2/3 दे दें या 10.67 दे दें, बात एक। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, 256 के वर्गमूल तथा 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। 256 का वर्गमूल ज्ञात करो और 16 का वर्गमूल ज्ञात करो और दोनों की गुणा करो। 256 का मतलब 16 और 16 का मतलब 4, 16 चौका 64 और 64 का फिर से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा। इसका मतलब ये हो गया 8, ये हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करें भाई, क्या है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहले की गति बतानी है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर रही, इसका मतलब S2 का मान अगर ज्ञात करना, चाल मुझे ज्ञात करनी दूसरी रेलगाड़ी की, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। रट्टा मार लो, पल्ले गांठ बांध लो कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, चाल बराबर दूरी बटे समय है। रात को 12 बजे तुम्हें किसी ने हला के पूछा चाल बराबर, तुरंत बता दो दूरी बटे समय। इतना पक्का याद होना चाहिए। दूरी है 450, समय है 5, तो ये हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो होगी दूसरी की चाल। अब S1 अनुपात S2 जो है वो 5:6 है। इसका मतलब 6 बराबर 90 के हैं और 5 बराबर S1 के हैं।
तो 6 से काटा 15 बार और गुणा कर देंगे तो S1 बराबर आ जाएगा 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, 3 साझेदार ABC क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा कुल लाभ कितना मिला है बताना। A:B:C, A:B:C 4:5:6 है, 4:5:6 है। उसने कहा C का हिस्सा A से 200 रुपये अधिक है और यहाँ कितना अधिक है, 2 अधिक। तो जो 2 है वही 200 के बराबर, जो 2 है वही 200 के बराबर है। टोटल बताना तो 5 4 9 और 6 15, 15 बराबर कुल के है, 15 बराबर कुल के। तो 2 से काट दिया 100 बार और 15 की गुणा करी तो कुल जो हो गया वो 1500 रुपये हो गया, कुल जो हो गया वो 1500 रुपये हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गया भैया 55, क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 55। एक 5 अंकों की संख्या 247x8 है जो 44 से विभाजित है। कौन सा अंक जो है x को प्रतिस्थापित करेगा? क्या है संख्या? 247x8 और ये 44 से विभाजित है। 44 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 44 से वो संख्या विभाजित होगी जो 4 से विभाजित हो, जो 11 से विभाजित हो, जो 4 से विभाजित हो और जो 11 से विभाजित हो। तो 11 से विभाजित होने वाला नियम लगाओ। उसमें क्या है, ऐसे निशान लगा लो, ऐसे निशान लगा लो। जो बचे हुए हैं उन्हें एक तरफ लिखो और जिन पर निशान लगाया उन्हें एक तरफ लिखो। जो बचे हुए हैं उन्हें एक तरफ लिखो और जिन पर निशान लगाया उन्हें एक तरफ लिखो, काम बनेगा। 8 7 15 और 2 17, 15 और 2 17, 17 में से 4 गए तो बचा 13। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां ध्यान देने वाली बात बहुत खास बात है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जो x एक अंक है, x एक अंक है और अंक जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही हो गए, इसके अलावा नहीं होते। तो यहां कोई अंक आ सके और यहां क्या आया 13, यहां आया 13, 13 एक संख्या है और यहां होगा कोई अंक। तो जब ऐसी दिक्कत आ जा, 9 से बड़ी कोई संख्या आ जा तुम्हारे पास, तो जिससे वो भाग करा था वही संख्या घटा दो, तुम वही संख्या घटा दो तो तुम्हें पता लग गया ये है 2। तो x की जगह जो आऊगा वो आऊगा 2, ठीक है। अब यहां 2 रखो तो लास्ट में क्या हो जाएगा भैया 28। तो क्या 4 से 28 कट रहा? बिल्कुल कट रहा। अब ये संख्या 4 से भी कट रही, ये संख्या 11 से भी कट रही। जब 4 और 11 से कट रही तो इसका मतलब 44 से भी कटेगी। तो x को जो प्रतिस्थापित करेगा वो 2 करेगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, क्या है 800 के 85% के 120% के 40% को ज्ञात करना। 800 के 85% के 120% के 40% को ज्ञात करना। तो ये होगा 800 के का मतलब गुणा 85/100, के का मतलब गुणा 120/100, बटे 100 कहां से आ रहा? परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। रट की बात, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। 2 0 यहां गई, 2 0 यहां गई, 4 से कट्टा 25 बार कटा, 4 से कट्टा 25 बार कटा, 5 से कट्टा 5 पंजे 25 हो गए और 17 पंजे 85 हो गए, 17 पंजे 85 हो गए। गुणा कर दो भैया, गुणा कर दो, गुणा कर दो तो 12 8 96 और गुणा 17/5, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102 हासिल को गए 10 और 17 निम्मा 153 और 10 163, 163/5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 चौक 20। ठीक है भैया। तो ये जो आया तुम्हारा 326 रुपये 40 पैसे, रुपए नहीं है संख्या है तो 326.4 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें भाई, क्या है उसने कहा है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से करता है। यात्रा की कुल दूरी बतानी है। तो पहले औसत चाल बतानी है हमें, पहले बतानी औसत चाल, पहले बतानी औसत चाल। औसत चाल के लिए पहले हमने जिक्र कर रखा
क्या होगा 2xy, 2xy बटे x प्लस वाई। कब? जब दोनों दूरी बराबर हो, जब दूरी दो हो दोनों बराबर हो। x क्या है? पहली चाल है जो इसने रखी 21 किलोमीटर प्रति घंटा। y क्या है? दूसरी चाल है जो इसने रखी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और बटे में दोनों को जोड़ दो, 21 को और 24 को जोड़ दो, 21 24 को जोड़ दो 45 होगी। तो आ गया 2 गुणा 21 गुणा 24 बटे 45, 2 गुणा 21 गुणा 24 बटे 45, 3 सत्ते 21 और 15 तिया 45। तो ये जो आ गया 7 और 2 गुणा और भी काट देंगे भाई, किससे? 3 से काट दो, 3 अठे 24 और 3 पंजे 15। तो ये आ गया भैया 7 अठे 56 दूनी 112 बटे 5। हमें चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। रट्टा मान लो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। 112 बटे 5। समय कितना दे रखा? 5 घंटे। समय कितना दिया? 5 घंटे। काम बन गया, 5 से 5 गया तो 112 किलोमीटर की वो दूरी तय करें। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या है भाई। यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है, आवश्यक बिक्री मूल्य कितने रुपए है? देखो कुल क्रय मूल्य बताओ, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य क्या है ये देखो। तो 300 रुपये में 50 जोड़ देंगे, क्योंकि जो मरम्मत में खर्च हुए वो भी हमारा क्रय मूल्य ही होगा, तो होगा 350 रुपये। अब विक्रय मूल्य बताना हमें, विक्रय मूल्य बताना, विक्रय मूल्य बताना। पहले उसने कहा कि जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है, वो इससे 10% ज्यादा है, तो 110 बटे 100 कर देंगे। और जो विक्रय मूल्य है वो एमआरपी से 20% ज्यादा है, उसे लाभ लेना 20% का, तो इसे 120 बटे 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, 1 जीरो से भैया 1 जीरो गई, 5 सत्ते 35 होगा और 5 दूनी होगा 10 और 2 छीक होगा 12, 11 छीक हो गए 66 और 7 छंग हो गए 42 और 7 छंग 42 और 2 42 और 4 हो गए 46। तो इसका मतलब उसे जो है 462 रुपए में बेचा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 2 कुर्सी और 1 मेज 170 रुपए में खरीदी जाती हैं। 2 कुर्सी, कुर्सी को मैंने चेयर लिख दिया, मेज को मैंने टेबल लिख दिया, वो 170 रुपए में खरीदी जा रही है। 5 कुर्सी और 4 मेज 530 रुपए में खरीदी जा रही है। तो हमें एक कुर्सी का मूल्य चाहिए। टेबल को हटाना, तो इसे 4 से गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 17 चौका 68, यो आ गया जी, घटा दो जी, यो कैंसिल हुआ, माइनस के 3 सी, माइनस 0 5 1, यो कैंसिल हुआ, 3 पंजे 15, तो इसका मतलब सी बराबर हो गया 50, मतलब एक कुर्सी का जो मूल्य है वो 50। इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो मैथ का क्वेश्चन है, जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वो हमने सारे ले लिए। तो जैसे हमने इसकी पहली शिफ्ट भी कराई, ये दूसरी शिफ्ट भी कराई, बहुत ज़्यादा मुश्किल कहीं किसी क्वेश्चन में तुम्हें आ नहीं रही। मेरा मानना तो यह है कि तुम इन क्वेश्चनों को 2-2 3-3 बार करके देखोगे तो ये निश्चित रूप से तुम्हें कहीं ना कहीं जो री एग्जाम होने वाला यूपी पुलिस का, उसमें फायदा देने वाले हैं। और साथ साथ तुम इसे वीडियो को शेयर भी कर दे करो, जो तुम्हारे दोस्त हैं जो री एग्जाम देने वाले हैं उन तक जो है बात उन तक भी पहुंच जाए, उनका भी कुछ लाभ हो जाए। तो अपने दौर तक ज्ञान रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी, बांट दो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें भैया, बहुत आसान है। उस कलावधि को ज्ञात कीजिए। कलावधि का मतलब, काल अवधि का मतलब हो गया भैया समय। उस समय को ज्ञात करो जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन जो है वो 1000 रुपए और जो ब्याज है वो 331 रुपए। इसका मतलब मिश्र धन जो हो जाएगा वो 1331 रुपए हो जाएगा। मिश्र धन जो है वो 1331 रुपए हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो, बात समझो, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो और समय पूछ रखा हो, तो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे आसान क्वेश्चन वही होगा। उससे ज्यादा आसान कुछ होता नहीं। क्या करना तुम्हें? मूलधन लो, मिश्र धन लो, मूलधन लो, मिश्र धन लो और दोनों का रेशो बना लो, अनुपात बना लो।
रेशो का मतलब जहां तक ये कटते हो काटते चले जाओ। अब ये तो कटते ही नहीं बेचारे, कटते हैं तो ज्यादा जबरदस्ती करनी बेकार है किसी के साथ भी, तो इनके साथ भी हम जबरदस्ती नहीं करने की भाई इसे जबरदस्ती काटता है कि इसे 11 से काटता है, इसे 10 से काटता है, वो गड़बड़ हो जाएगा। रेशो का मतलब वो संख्या इसे भी काट रही है और वो संख्या इसे भी काट रही है, ऐसी कोई संख्या है नहीं। अब जब ऐसी संख्या नहीं है या तुमने किसी दूसरे क्वेश्चन में रेशो बना लिया, तो उसके बाद जो रेशो बना है, जो अंतिम संख्या बची है, वो ये देखो क्या वो वर्ग है या वो घन है, क्या वो वर्ग है या घन है या चार घात है। इतनी नाइंसाफी तुम्हारे साथ करने का नहीं। यूपी पुलिस कांस्टेबल बनाना है अगर उसे है तो वर्ग और घन पे ही बात समेट देगा, चार घात की तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करने का, वो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो होगा वो या तो वर्ग या घन। जैसे यो घन है, यो 10 का घन है और यो 11 का घन है। अच्छा अगर घन बनेंगे तो दोनों ही घन बनेंगे, अगर वर्ग बनेंगे तो दोनों ही वर्ग बनेंगे, अगर घन बनेंगे तो घन दोनों ही बनेंगे और वर्ग बनेंगे तो दोनों ही बनेंगे। तो समय जो है, जो घात है वही समय है 3। अब यो वर्ष है, यो छमाई है, यो तिमाही, यो क्वेश्चन बता हुआ है। अगर ब्याज वार्षिक है तो इसके तुरंत पीछे वर्ष लगा दो, अगर ब्याज छमाई है तो इसके पीछे छमाई लगा दो, फिर इसका कर देंगे आधा तो ये बनेगा 1.5 साल। और ब्याज तिमाही है तो इसके पीछे तिमाही लगा दो, 3 तिमाही का मतलब 9/12 मतलब 3/4 वर्ष बनेगा। ठीक है, अब यहां क्या दे रखा है इसकी बात देख लो भैया। इसने कहा 10% वार्षिक ब्याज है, वार्षिक है तो कुछ करना ही नहीं, वर्ष लगा दिया उत्तर आ गया। तो इतना आसान क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता जितना समय निकालने वाला क्वेश्चन हो। सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन जो है वो समय वाला ही होगा।